नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू लॉज के बारे में। हमारी संसद ने, हमारे विधानमंडल ने हिंदूज के लिए 4 एक्ट पास किए, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम एंड हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ये चारों एक्ट उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो LLB फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जो UGC नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो हायर जुडिशरी सर्विसेज के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सभी के सिलेबस में ये चारों एक्ट हैं और इन एक्ट से रिलेटेड उन एग्जाम में कुछ ना कुछ आता रहता है। इनमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पास किया, बाकी सारे के सारे एक्ट 1956 में पास किए गए। अब हम इनमें से एक एक एक्ट का अलग से डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम हिंदू मैरिज एक्ट को डिस्कस करेंगे। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, एक्ट नंबर 25 ऑफ 19। दोस्तों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में सीधा पूछा गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट का एक्ट नंबर कौन सा था, तो आंसर इज एक्ट नंबर 25। हिंदू मैरिज एक्ट में टोटल सेक्शन 30 है। कुल धाराएं जो हैं वो 30 धाराएं हैं और कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट 18 मई 1955 है। यानी कि इस अधिनियम का प्रारंभ, इस अधिनियम को जो लागू किया गया था वो 18 मई 1955 को लागू कर दिया गया था। अब इसकी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम कुछ भागों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे इसका इंट्रोडक्शन, सेक्शन 1 to 4, सेकेंड पार्ट में हिंदू मैरिज फ्रॉम सेक्शन 5 to 8, थर्ड पार्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ conjugal right, judicial separation, from section 9 to 10। फोर्थ पार्ट है nullity of marriage and divorce, section 11 to 18। फिफ्थ पार्ट है jurisdiction and procedure, सेक्शन 19 to 28 एंड लास्ट जो हमारा इसमें पार्ट होगा सेविंग्स एंड रिपीट
सेक्शन 29 एंड 30। टोटल सेक्शन हमारे पास 30 सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट में। इनको हम जब डिटेल इनकी स्टडी करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट की, तो हमने इसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इस तरीके से हम इसकी शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। फ्रॉम सेक्शन 1 to 4, धारा 1 से 4 तक का हम इसका अध्ययन करेंगे। सेक्शन 1, देखिए धारा 1 में हिंदू मैरिज एक्ट का शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, मतलब इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है और इसका विस्तार कहां पर है, कितना है। तो इस पर्पज से शॉर्ट टाइटल ऑफ दिस एक्ट, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। देखिए शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम, लेकिन जब इसका शॉर्ट टाइटल ये है तो फिर इसका लॉन्ग टाइटल क्या होगा। बहुत कम स्टूडेंट इस बात को जान पाते हैं, जबकि मैक्सिमम जितने भी एक्ट हमारे पास हैं इनका शॉर्ट टाइटल भी होता है और लॉन्ग टाइटल भी होता है। तो इस पर्पज से शॉर्ट टाइटल हिंदू मैरिज एक्ट 1955, या अब यदि हम इसका लॉन्ग टाइटल देखें तो देखिए इसका लॉन्ग टाइटल है एन एक्ट टू अमेंड एंड कॉडिफाई द लॉ relating to marriage among Hindus। हिंदुओं की विवाह संबंधी विधि का संशोधन और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम, ये इसका लॉन्ग टाइटल है। अब बात करते हैं इसके एक्सटेंड की, कि इसका विस्तार, हिंदू विवाह अधिनियम का जो विस्तार है वो कहां पर है। तो देखिए 31 अक्टूबर 2019 से पहले हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष पर होगा। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया। तो सेक्शन 1 जो हमारा है कि भाई इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या होगा और इसका विस्तार कहां होगा, वो हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, यानी कि अधिनियम का लागू होना। यह अधिनियम किस पर लागू होगा। तो देखिए इससे पहले जो मैंने आपको वीडियोज मेरे डाले हुए हैं उनमें मैंने ये बताया हुआ है आपको कि हिंदू मैरिज एक्ट हिंदूज पर एप्लीकेबल होगा। इस पर्पज से सेक्शन 2 में हिंदू को डिफाइन किया गया है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, हु इज हिंदू
एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि हिंदू कौन है और ये एक्ट कौन से हिंदू पर एप्लीकेबल होगा। तो इस सेंस में मैंने हिंदू की दोनों तरीके से हिंदू को डिफाइन किया है, उसके ऑर्डिनरी मीनिंग भी बताया है मैंने हिंदू का कि हिंदू का शाब्दिक अर्थ या सामान्य अर्थ क्या होगा, और उस हिंदू को भी डिफाइन किया है जिस पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट एक दूसरी बात दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लॉज 25 में इस तरीके का प्रोविजन है कि हिंदू मैरिज एक्ट शेड्यूल ट्राइब पर एप्लीकेबल नहीं होता है। हिंदू विवाह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन इशू ना कर दे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो फिर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अदरवाइज प्रेजेंट पोजीशन ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रोविजन संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लॉज 25 में दिए गए हैं। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हमारा सेक्शन 2 कि भाई ये अधिनियम किस पर लागू होगा, तो हिंदूज पर लागू होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। किस पर लागू नहीं होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब पर ये लागू नहीं होगा, अनुसूचित जनजातियों पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा। सेक्शन 3 डेफिनेशंस, परिभाषाएं। दोस्तों जब भी हम किसी एक्ट की डिटेल स्टडी करते हैं, चाहे आप कोई भी लॉ से रिलेटेड किसी भी एक्ट को देख लेना, उसमें सेक्शन 1, 2, 3, 4, सेक्शन 1 मैक्सिमम केसेज में उसके टाइटल का होता है, शॉर्ट टाइटल का होता है। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज होता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है, इन्हें हम इंटरनल एड ऑफ द स्टैट्यूट बोलते हैं। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ये दे रहा हूं कि किसी भी एक्ट, चाहे वो सीआरपीसी हो, इंडियन पेनल कोड हो, सिविल प्रोसीजर कोड हो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से आप इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, किसी भी एक्ट का जो भी डेफिनेशन क्लॉज है, क्योंकि जब तक आपकी समझ में ये डेफिनेशंस नहीं आएंगी आप उस एक्ट को सही ढंग से नहीं समझ सकते। इसलिए अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि जैसे हम आरजेएस में देखते हैं 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन मेनली बनता है डेफिनेशन क्लॉज में से, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में से बनेगा, क्योंकि उसमें वर्ड लिमिट होती है, तो उससे ज्यादा वर्ड लिमिट में हम जा नहीं सकते। तो डेफिनेशन क्लॉज इस पर्पस से सभी एक्ट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हिंदू मैरिज एक्ट का जो डेफिनेशन क्लॉज है, इसमें हम मेन डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है कस्टम और यूजेज। सेकंड डेफिनेशन फुल बिलर, हाफ बिलर एंड यूटेराइन बिलर। थर्ड डेफिनेशन सपिंड रिलेशनशिप and fourth definition degree of prohibited relationship। डेफिनेशन
क्लॉज में, हिंदू मैरिज एक्ट के डेफिनेशन क्लॉज में ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। रूढ़ी या प्रथाएं, पूर्ण रक्त की नातेदारी किसे कहते हैं, अर्ध रक्त की नातेदारी किसे कहते हैं, एंड एकोदर रक्त की नातेदारी किसे कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सपिंड रिलेशनशिप, सपिंड संबंधों से आप क्या समझते हैं। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। आज तक के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए उनमें इन डेफिनेशंस को निश्चित रूप से पूछा गया है। कस्टम पर तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, कस्टम क्या है, कस्टम के एसेंशियल एलिमेंट क्या है, कस्टम कितने प्रकार की होती है। तो ये जो डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो सपिंड संबंधों से आप क्या समझते हैं, एंड डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों से आप क्या समझते हैं। तो ये डेफिनेशन क्लॉज में कुछ डेफिनेशंस, कस्टम और यूजेज को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, इसलिए इस समय इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम एक एक डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। पूर्ण रक्त की नातेदारी किसे कहेंगे, अर्ध रक्त की नातेदारी किसे कहेंगे, एंड एकोदर रक्त की नातेदारी किसे कहेंगे। देखिए, टू पर्सन्स आर said to be related of each other by full blood when they are descended from a common ancestor by the same wife। भाई, दो व्यक्ति आपस में पूर्ण रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि वो एक ही पूर्वज और उसकी पत्नी से अवजनित, यानी कि उन्होंने जन्म लिया हो। यदि डायरेक्ट लैंग्वेज में, सीधी भाषा में बात की जाए तो इन दोनों के मदर फादर एक ही होते हैं। एक ही पिता और माता से जन्मी संतानों को पूर्ण रक्त संबंधी, यानी कि सगा, फुल ब्लड रिलेशनशिप, सगे संबंधी कहलाते हैं। एंड हाफ ब्लड रिलेशनशिप, when one person descended from the common ancestor but by the different wife, दो व्यक्ति आपस में अर्ध रक्त संबंधी कहे जाते हैं जब उनमें से एक दूसरे का, यानी कि फादर एक होता है और मदर डिफरेंट होती है, अलग अलग पूर्वजों से, एक ही पूर्वज से और अलग अलग माताओं से जन्मे हों। हाफ ब्लड रिलेटिव, यदि डायरेक्ट लैंग्वेज में हम यूज करें तो फादर एक होता है और मदर डिफरेंट होती है। एंड टू पर्सन्स आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर by uterine blood when they are descended from a common ancestress, when they are descended from a common ancestress but by the different husbands, यानी कि एकोदर रक्त के नातेदार ऐसे लोग होते हैं जो एक ही पूर्वजा, कॉमन एंसेस्ट्रेस, एक ही पूर्वजा से जन्मे हो, मतलब उनकी माता एक है लेकिन डिफरेंट हस्बैंड्स, पिता अलग अलग हैं। तो ऐसे संबंधियों को एकोदर रक्त के नातेदार कहा जाता है। तो देखिए, अब इसे एकदम क्लियर कर लीजिए। फुल ब्लड रिलेशनशिप, सगे संबंधी जिनके मदर फादर एक ही हैं। हाफ ब्लड रिलेशनशिप, जिनमें माता अलग अलग होती है और पिता एक होते हैं। when they are descended from a common ancestor but by the different wives, and uterine blood when they are descended from a common ancestress but by the different husbands, मतलब पिता अलग अलग होते हैं और माता एक होती है। ऐसे संबंधी को एकोदर रक्त के नातेदार कहा जाता है, यानी एंसेस्टर
फादर, एंसेस्टर्स, एंसेस्ट्रेस मदर। तो पूर्ण रक्त के नातेदार, अर्ध रक्त के नातेदार और एकोदर। एकोदर देखिए इसे इस सेंस में भी समझा जा सकता है, बहुत इजी है समझने के लिए। एकोदर मतलब एक ही उदर से जन्मे बच्चे। अब एक ही उदर से जन्मे बच्चे मतलब कि मां एक है और पिता अलग अलग हैं। इस सेंस में इसे यूटेराइन, सेम यूटेरस। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सपिंड रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखिए सपिंड रिलेशनशिप क्या होती है? सपिंड रिलेशनशिप 3 जनरेशन in the line of the ascent through the mother side, and 5th generation in the line of the ascent through the father side। मतलब माता की तरफ से 3 पीढ़ी और पिताजी की तरफ से 5 पीढ़ियों के अंदर जितने भी जो संबंधी होते हैं वो सपिंड रिलेटिव कहलाते हैं। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। यदि हम ये कहें व्हाट डू यू मीन बाय सपिंड रिलेशनशिप, तो देखिए सपिंड रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है, 2 persons are said to be sapindage of each other। 2 persons are said to be sapindage of each other if one is linear ascendant of the other। 2 व्यक्ति आपस में सपिंड संबंधी कहे जाते हैं यदि एक उनमें से दूसरे का पूर्व पुरुष है, एक दूसरे का पूर्व पुरुष है और दे हैव इट कॉमन लीनियर असेंडेंट एंड हु इज विद इन द लिमिट ऑफ सपिंड रिलेशनशिप विद द रेफरेंस ऑफ ईच अदर। 2 व्यक्ति आपस में एक दूसरे के सपिंड संबंधी कहे जाते हैं यदि एक उनमें दूसरे का पूर्व पुरुष है या पारंपरिक पूर्व पुरुष है सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर। देखिए अब कितनी नातेदारी विद इन द लिमिट ऑफ सपिंड रिलेशनशिप, कितनी नातेदारी की सीमाओं के भीतर, ये चीज मैंने आपको बता दी। 3 जनरेशन इन द लाइन ऑफ द असेंट थ्रू द मदर साइड and 5th generation in the line of the ascent through the father side। मतलब यदि माता की तरफ से 3 पीढ़ियों के अंदर, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ये करिए विद इन द लिमिट ऑफ द सपिंड रिलेशनशिप, 3 पीढ़ियों के अंदर यदि कोई व्यक्ति आता है तो वह सपिंड संबंधी कहलाएगा। और पिताजी की तरफ से यदि 5th जनरेशन में वो व्यक्ति आ रहा है विद इन द लिमिट ऑफ द सपिंड रिलेशनशिप 3 जनरेशन एंड 5th जनरेशन, तो ऐसे व्यक्ति को सपिंड संबंधी कहा जाएगा या वो आपस में सपिंड संबंधी होंगे। दोस्तों सपिंड संबंधों का कैलकुलेशन कैसे होता है? पहले तो ये जो 3 जनरेशन और 5th जनरेशन है इसे मैं आपको क्लियर कर देता हूं।
सपिंड रिलेशनशिप में जैसे कि हमारी डेफिनेशन थी, इफ वन इज द लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर within the limit of the Sapin relationship, or if they have it common linear ascendant who is within the limit of the Sapin relationship with reference to each of them. So 3 generation in the line of the ascent, 5th generation इन द लाइन ऑफ द असेंट यानी कि पूर्वजों की हो, 3 जनरेशन इन द लाइन ऑफ द असेंट थ्रू द मदर साइड, 5th जनरेशन इन द लाइन ऑफ द असेंट थ्रू द फादर साइड, 5th जनरेशन पिताजी की तरफ से 5 पीढ़ियों के भीतर, माताजी की तरफ से 3 पीढ़ियों के भीतर जितने भी जो लोग होते हैं वो सपिंड संबंधी कहलाते हैं। अब जैसे इस एग्जांपल में हम लेंगे, जैसे एक्स है तो एक्स की 5th जनरेशन थ्रू फादर साइड, एक्स की 3 जनरेशन थ्रू मदर साइड, 1st, 2nd, 3rd। एक्स की मदर, एक्स के मदर्स फादर यानी कि नाना जी, यहां तक इन 3 पीढ़ियों के भीतर जितने भी लोग होंगे हम उन्हें सपिंड रिलेटिव कहेंगे, सपिंड संबंधी कहेंगे। और इधर 1, क्योंकि जिस व्यक्ति से सपिंड रिलेशनशिप को काउंट किया जाता है उसे 1st जनरेशन में काउंट किया जाएगा, और जिस तक काउंट किया जाता है उसे भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो 3 जनरेशन, 1st, 2nd एंड 3rd, एक्स की मदर, एक्स के मदर्स फादर यानी एक्स की माताजी और नाना जी, यहां तक 3 जनरेशन हो जाती हैं। और फादर साइड में देखेंगे तो जो हमारा जनरल रूल है कि 5th जनरेशन इन द लाइन ऑफ द असेंट थ्रू द फादर साइड, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। 5th जनरेशन के भीतर जितने भी लोग होंगे वो आपस में सपिंड संबंधी कहे जाएंगे। दोस्तों, सपिंड रिलेशनशिप को कंप्यूट करने के लिए, काउंट करने के लिए कुछ जनरल रूल है, उन्हें अप्लाई करके ही सपिंड रिलेशनशिप की गणना की जाती है। जैसे सपिंड रिलेशनशिप ऑलवेज ट्रेस्ड अपवर्ड्स नॉट डाउनवर्ड्स, मतलब जब भी हम सपिंड संबंधों की गणना करेंगे तो इन्हें पूर्वजों की ओर से गणना की जाती है, ना कि वंशजों की ओर से, अपवर्ड्स नॉट डाउनवर्ड्स। एंड कंप्यूटेशन ऑफ डिग्रीज इज इंक्लूसिव पर्सन कंसर्न्ड एंड कॉमन एंसेस्टर, मतलब जब भी हम डिग्रियों की गणना करेंगे तो जिस व्यक्ति की सपिंड रिलेशनशिप जानना चाह रहे हैं उसे 1st डिग्री काउंट करेंगे, और जिस कॉमन एंसेस्टर तक उससे उसकी सपिंड रिलेशनशिप जानना चाह रहे हैं उसे भी हम इंक्लूड करते हुए कंप्यूटेशन ऑफ डिग्री यानी कि डिग्रियों की गणना की जाएगी। तीसरा जो रूल है, द सपिंड रिलेशनशिप में बी ट्रेस्ड, इसका जो दूसरा एग्जांपल दूंगा उसमें समझाऊंगा, क्योंकि चलो इसमें भी समझा सकते हैं। द सपिंड रिलेशनशिप में बी ट्रेस्ड बोथ साइड थ्रू द फादर और थ्रू द मदर, यानी कि सपिंड संबंधों की जब हम गणना कर रहे हैं तो इधर भी फादर हो सकता है और इधर भी, दोनों तरफ से पिता की ओर से गणना की जा सकती है, दोनों ओर से माताजी की ओर से भी गणना की जा सकती है, और वन साइड थ्रू द फादर एंड ऑन द अदर साइड थ्रू द मदर। एक तरफ पिताजी की तरफ से भी गणना की जा सकती है, जैसे इस केस में है, क्योंकि जब हम फादर साइड से
इन्हें कंप्यूट करेंगे तो हम 5 जनरेशन तक जाएंगे। और जिस व्यक्ति से गणना स्टार्ट की जा रही है उसके जस्ट पहले यदि फीमेल है, मदर है, तो फिर हम 3 जनरेशन तक जाएंगे। और यदि जस्ट आगे फादर है, जस्ट फर्स्ट डिग्री में, फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड में फादर है तो हम 5th जनरेशन तक जाएंगे। तो जैसे इस केस में एक तरफ पिता की ओर से गणना की जा रही है, दूसरी तरफ माता की ओर से गणना की जा रही है। तो जब पिताजी की ओर से गणना की जा रही है तो हम 5th जनरेशन तक जा रहे हैं, और माताजी की ओर से गणना की जा रही है तो हम 3rd जनरेशन तक जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही तरफ फादर हों, तो जब दोनों ही तरफ फादर हैं तो हम इधर भी 5th जनरेशन में जाएंगे और उधर भी 5th जनरेशन में जाएंगे। और यदि दोनों तरफ मदर है तो उधर भी हम 3rd जनरेशन में जाएंगे और इधर भी हम 3rd जनरेशन तक ही सेपरेट रिलेशनशिप को काउंट करेंगे। तो माताजी की ओर से 3 डिग्रीज तक हम जाते हैं और पिताजी की ओर से हम 5 डिग्रीज तक जाते हैं। अब दोस्तों ये कैसे पता चलेगा कि एक कौन सपेंड है या कौन सपेंड नहीं है? तो देखिए, इफ बोथ द पर्सन आर सपेंड to common ancestor, if both the persons are summed to the common ancestor, they will be appendage of each other। यानी कि यदि दोनों ही व्यक्ति, कौन से दोनों व्यक्ति? जिसकी सपेंड रिलेशनशिप जानना चाह रहे हैं और कॉमन एंसेस्टर, यदि 5th जनरेशन या 3rd जनरेशन के अंदर हैं, उसी लिमिट में हैं, तो दे विल बी सपेंडाज ऑफ each other। In case if one of them or both of them is not second to the common ancestor, they will be not secondage of each other। यदि उनमें से एक सेकंड है और दूसरा सेकंड नहीं है तो ऐसी स्थिति में उन्हें सेकंड रिलेटिव नहीं माना जाएगा। अब देखिए, इसके 1-2 एग्जांपल लेते हैं कि सपेंड संबंधों की गणना कैसे की जाती है, सपेंड रिलेटिव किसे माना जाएगा, किसे नहीं माना जाएगा। आज की डेट में जो हमारी सोसाइटीज में मैरिजेज हो रही हैं वो गोत्र को लेकर के हैं कि किसी कम्युनिटी या कास्ट में 2 गोत्र को बचाया जाता है, किसी में 3 को, किसी में 4 को, और किसी कास्ट या कम्युनिटी में 5-5 गोत्र बचा करके शादी। ये क्या है? ये सेपरेट रिलेशनशिप जो केवल 3 जनरेशन की बात कर रहा है और फादर साइड से 5th जनरेशन की बात कर रहा है। यानी इसका कहने का मतलब समझिए आप कि फादर साइड से 5 जनरेशन के बाद की जनरेशंस में आप मैरिज कर सकते हैं, तो मतलब सेम गोत्र में मैरिज हो रही है। इधर मदर साइड से भी 3 जनरेशन के बाद, यानी कि ये तो आपकी सेपरेट रिलेटिव है। भाई लिमिट हमने लगा दी है कि 5th जनरेशन इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू फादर साइड, लेकिन आफ्टर 5th जनरेशन इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू फादर साइड भी तो सपेंडी होंगे। लेकिन मैरिज के पर्पस से हमने एक लिमिट, एक सीमा रेखा खींच दी है कि भाई 5 विद इन द लिमिट ऑफ द 5 जनरेशन के लोग सेपरेट रिलेटिव कहलाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ द मैरिज, और बाकी के लोग सेपरेट रिलेटिव नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब ये है कि 5th जनरेशन के बाद के जितने भी डिसेंडेंट हैं उनसे मैरिज की जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट सेपरेट रिलेशनशिप में भी मैरिज हो सकती है 5 जनरेशन के बाद या मदर साइड से 3 जनरेशन के बाद। और दूसरा हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि मैरिज विद इन द सेम गोत्र इज वैलिड। लोग ये आपको नई बात बता भाई, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट क्या सगोत्र विवाह, देखिए कितनी अजीब बात है जो बहुत कम लोगों को पता रहता है, क्या सगोत्र मैरिज वैलिड मैरिज है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट? यस, अंडर सेक्शन 29 सगोत्र मैरिज, मैरिज अंडर द सेम गोत्र, सेम कास्ट, डिफरेंट कास्ट वैलिड मानी जाएगी। एक ही गोत्र में यदि कोई एक पुरुष और एक स्त्री मैरिज करती है तो ऐसी मैरिज वैलिड मानी जाएगी। अब इसके 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं कि देखिए, जैसे ये एक्स है, फादर, फादर्स फादर,
फादर्स फादर सन, फादर्स फादर सन्स सन, फादर्स फादर सन्स सन्स डॉटर। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या एक्स इस लड़की से मैरिज कर सकता है? तो इस पर्पज से हम ये देखेंगे कि क्या एक्स इस लड़की का सेकंड रिलेटिव है या नहीं। तो देखिए सेकंड रिलेटिव की जो मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी कि टू पर्सन्स आर सेड टू बी सेकंड ऑफ ईच अदर इफ वन इज लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर विद इन द लिमिट ऑफ द सेकंड रिलेशनशिप और दे हैव इट कॉमन लीनियर असेंडेंट who is within the limit of second relationship with reference to each other। यानी कि दो व्यक्ति आपस में सेकंड होंगे यदि वो किसी एक ही पूर्व पुरुष या कॉमन लीनियर असेंडेंट से रिलेटेड होते हैं और सेकंड रिलेशनशिप की सीमाओं के भीतर आते हैं। तो जब भी हम सेकंड रिलेशनशिप की काउंटिंग करते हैं तो भाई हम ये देखते हैं कहीं इनका एक कॉमन एंसेस्टर तो नहीं है या कहीं इनका कोई कॉमन लीनियर असेंडेंट तो नहीं है। और लीनियर असेंडेंट है तो जो हमने उधर सीमा रेखा खींची हुई है 3 जनरेशन इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द मदर साइड, 5th जनरेशन इन द लाइन ऑफ द असेंट, असेंट पूर्वजों की ओर। जैसा कि मैंने आपको जनरल रूल में भी बताया था सेकंड रिलेशनशिप की जो काउंटिंग की जाती है वो अपवर्ड्स की जाती है, डाउनवर्ड्स में नहीं की जाती। तो क्या एक्स इस लड़की से मैरिज कर सकता है? तो देखिए कंप्यूटेशन ऑफ डिग्रीज करते हैं। एक्स के जस्ट ऊपर फादर है तो हम 5 जनरेशन तक जाएंगे। इधर भी ये जो डॉटर है ये लड़की है इसके जस्ट ऊपर फादर है तो इधर भी हम 5th जनरेशन तक काउंटिंग करेंगे। पहले मैं इसको बता देता हूं, आपको इन्हें समझा देता हूं। ये एक्स है, ये एक्स के फादर है और ये एक्स के ग्रैंडफादर है। यानी कि ये एक्स के पिताजी और एक्स के दादाजी। ये फादर्स फादर सन यानी कि एक्स के पिताजी के भाई। तो एक्स के चाचा जी भी हो सकते हैं, ताऊ जी भी हो सकते हैं। ये जो व्यक्ति है फादर्स फादर सन्स सन यानी कि एक्स के चाचा जी का लड़का, एक्स का भाई हो गया। अब फादर्स 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 सन्स सन्स डॉटर, एक्स के चाचा जी के लड़के की लड़की है। अब जनरेशन जो हमारा प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं 1 क्योंकि एक्स को पहली डिग्री काउंट किया जाएगा, 2 and 3 यानी कि एक्स क्योंकि विद इन द 5 जनरेशन 5 जनरेशन के भीतर है तो ये एक्स का कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन लीनियर असेंडेंट है तो एक्स इस व्यक्ति का सेकंड रिलेटिव है। अब यदि इस लड़की के सेकंड संबंधियों की गणना की जाए उसके कॉमन लीनियर असेंडेंट से तो देखिए 1st, 2nd, 3rd एंड 4th यानी कि 5th जनरेशन इन द लीनियर ऑफ द असेंट थ्रू द फादर साइड तो ये भी सेकंड मानी जाएगी और ये भी सेकंड मानी जाएगी। जब दोनों एक ही कॉमन एंसेस्टर से सेकंड हो तो फिर वो दोनों व्यक्ति सेकंड माने जाएंगे। ये लड़की एक्स की भतीजी है, नीस है, एक्स इससे मैरिज नहीं कर सकता। अब देखिए थोड़ा सा ऐसे यदि हम आगे बढ़ाते हैं फादर्स फादर्स सन्स सन्स डॉटर्स डॉटर यानी कि भतीजी की लड़की। क्या एक्स अपनी भतीजी की लड़की से मैरिज कर सकता है? भतीजी किस सेंस में? चाचा के लड़के की लड़की की लड़की। तो ये इसकी नीस हुई, इसकी लड़की से मैरिज कर सकता है। तो देखिए जो जनरल रूल मैंने आपको बताया था कि यदि जिस व्यक्ति के सेकंड रिलेशनशिप हम जानना चाह रहे हैं उससे जस्ट ऊपर फादर है तो हम 5th जनरेशन तक जाएंगे और जिस व्यक्ति की सेकंड रिलेशनशिप हम जानना चाह रहे हैं उससे जस्ट ऊपर यदि मदर है तो हम केवल 3 जनरेशन में जाएंगे। तो देखिए
1 2 3, क्योंकि ये तो इससे 5th जनरेशन दूर है, इसलिए ये लड़की इस कॉमन लीनियर असेंडेंट की सपेंड नहीं है, और इधर x इसका सपेंड है। जनरल रूल में मैंने आपको ये बताया था, यदि एक सपेंड है और एक सपेंड नहीं है, यहाँ x तो सपेंड है लेकिन ये फादर्स फादर, सन्स सन्स, डॉटर्स डॉटर सपेंड रिलेटिव नहीं है, तो एक सपेंड है दूसरा सपेंड नहीं है, तो दे विल बी नॉट सपेंडाज ऑफ ईच अदर, और यहां x अपने चाचा के लड़के की लड़की से मैरिज कर सकता है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये मदर साइड से है और मदर साइड से 3 डिग्री के बाहर है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। x की मदर्स फादर्स, नाना जी, ये मदर्स फादर्स डॉटर, मतलब नाना जी की लड़की, तो नाना जी की लड़की क्या हुई? मासी जी, और ये मासी जी की लड़की। क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या x अपने मासी जी की लड़की से मैरिज कर सकता है? देख लेते हैं। 3 जनरेशन इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द मदर साइड, क्योंकि जस्ट ऊपर माँ है इसलिए हम केवल 3 डिग्री तक जाएंगे, क्योंकि x विद इन द लिमिट ऑफ द सपेंड रिलेशनशिप थ्रू मदर साइड, यानी कि माता जी की तरफ से ये सपेंड है। और इधर भी यदि हम देखें, चूंकि जस्ट ऊपर मदर है तो हम भी 3 डिग्री तक जाएंगे, यानी कि x अपने मौसी जी की लड़की से मैरिज नहीं कर सकता। लेकिन इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, x की मदर्स फादर नाना जी, ये नाना जी की लड़की है जो मासी जी हुई, ये मासी जी की लड़की जो सिस्टर हुई है, सिस्टर होती है रिलेशन में, और ये मासी जी की लड़की है। अब हम देखते हैं कि क्या x इससे मैरिज कर सकता है? क्योंकि जस्ट ऊपर मदर है, 1 2 3 3 जनरेशन, ये 4th जनरेशन में पहुंच गए, तो ये तो सपेंड है लेकिन ये सपेंड नहीं है। इसका मतलब जब एक सपेंड होता है और दूसरा सपेंड नहीं होता है तो वो आपस में सपेंड नहीं माने जाते हैं, और x अपने मौसी जी की लड़की से मैरिज कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। तो इस तरीके से ये जो आपको सपेंड रिलेशनशिप कोशिश की मैंने आपको, क्योंकि आसानी से समझ में नहीं आता है, आप 1-2 बार इसे बुक से पढ़ें। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, 2 persons are said to be related within the degree of prohibited relationship if one is linear ascendant of the other, यानी कि 2 व्यक्ति आपस में प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर कहे जाते हैं यदि एक उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष है। सेकंड, इफ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियर असेंडेंट ऑफ द ईच अदर, यानी कि उनमें से एक पारंपरिक पूर्वज की पत्नी या पति रहा है तो भी वो आपस में एक दूसरे के प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर कहे जाएंगे। थर्ड रूल है, इफ वन वाज द वाइफ ऑफ द ब्रदर, मतलब ब्रदर्स वाइफ, फादर्स ब्रदर्स वाइफ, मदर्स ब्रदर्स वाइफ, ग्रैंडफादर्स ब्रदर्स वाइफ,
ग्रांड मदर्स ब्रदर्स वाइफ बोथ साइड, पैटर्नल एंड मैटरनल। देखिए, भाई की पत्नी, पिताजी के भाई की पत्नी, माताजी के भाई की पत्नी, दादा दादी नाना नानी के भाई की पत्नी प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर आती है। एंड इफ द टू आर ब्रदर एंड सिस्टर, आंट एंड नेफ्यू, नीस एंड अंकल, चाचा भतीजा भतीजी, चाची भतीजा, इनके बीच में मैरिज नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर आते हैं। दो भाई बहन, ये भी प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर आते हैं। चिल्ड्रंस ऑफ टू ब्रदर, चिल्ड्रंस ऑफ टू सिस्टर एंड चिल्ड्रंस ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। दो भाइयों की संतान, दो बहनों की संतान, भाई और बहनों की संतान आपस में प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर आते हैं और ये आपस में एक दूसरे से मैरिज नहीं कर सकते। तो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में फर्स्ट मैंने आपको बताया, इफ वन इज द लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर। देखिए, ये क्या होता है, जब एक दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष हो। तो पारंपरिक पूर्व पुरुष में जैसे फॉर एग्जांपल एक्स फादर, फादर्स फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, हाउ हाई सो एवर, निकी ये चाहे कितनी ही पीढ़ी ऊपर क्यों ना हो, ये एक्स के डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि हमारा रूल ये कह रहा है इफ वन इज द लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर। सेकंड जो रूल है, इफ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर, इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। If one was the wife or husband of the linear ascendant and descendant of the other, यदि एक उनमें से दूसरे के पारंपरिक पूर्वज या वंशज का पति या पत्नी रहा है। देखिए, पारंपरिक पूर्वजों की पत्नी, इसे दूसरे और उसमें एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। इसे मैं आपको समझा दूं, ये एक्स है, इसके प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्योंकि जनरल रूल कह रहा है if one was the wife or husband of the linear ascendant and descendant of the other, या उनमें से कोई एक पूर्वज या वंशजों का पति या पत्नी रहा है। तो देखिए, पूर्वज फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, हाउ हाई सो एवर, तो इनमें से किसी भी व्यक्ति की पत्नी इस एक्स की प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर आएगी, यानी कि फॉर द पर्पज ऑफ द मैरिज ये इनसे मैरिज नहीं कर सकता। फादर्स वाइफ से, वाइफ ऑफ द ग्रैंडफादर, वाइफ ऑफ द ग्रेट ग्रैंडफादर से मैरिज नहीं की जा सकती। ये जरूरी नहीं होता, हमेशा एक बात याद रख लेना कि फादर्स वाइफ माँ ही, ये हमेशा जरूरी नहीं होता। तो इसीलिए हम फादर्स वाइफ वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा, कोई भी व्यक्ति सन्स वाइफ से, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन एंड वाइफ ऑफ ग्रेट ग्रैंडसन, क्योंकि डिसेंडेंट्स की वाइफ्स हैं, इनसे भी मैरिज नहीं की जा सकती। ये भी इस व्यक्ति की प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। इधर हम ये लेते हैं, जैसे ये बाई है, क्या बाई इनसे मैरिज कर सकती है? किनसे? मदर्स हस्बैंड से, ग्रैंड मदर्स हस्बैंड, ग्रेट ग्रैंड मदर्स हस्बैंड, बोथ साइड, पैटर्नल मैटरनल। उसी तरीके से क्या वो डॉटर्स हस्बैंड से मैरिज कर सकती है?
ग्रैंड डॉटर्स हस्बैंड से मैरिज कर सकती है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स मैरिज हस्बैंड से मैरिज कर सकती है, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे लोग प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा कि इफ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट, कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वज और वंशज के पति या पत्नी से भी मैरिज नहीं कर सकता। तो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में थर्ड पॉइंट जो है कि कोई भी व्यक्ति ब्रदर्स वाइफ, भाई की पत्नी से मैरिज नहीं कर सकता, फादर्स ब्रदर्स वाइफ एंड मदर्स ब्रदर्स वाइफ, मतलब पिताजी के भाई की पत्नी। अब पिताजी के भाई या तो चाचा जी हो सकते हैं या ताऊ जी हो सकते हैं, उनसे मैरिज नहीं की जा सकती। माता के भाई की पत्नी यानी कि मामी जी से भी मैरिज नहीं की जा सकती। उसी तरीके से दादा दादी जी के भाई की पत्नी से मैरिज नहीं की जा सकती, नाना नानी जी के भाई की पत्नी से मैरिज नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सभी लोग डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। इसी तरीके से भाई और बहन, चाचा भतीजी, चाची भतीजा, आंट एंड नेफ्यू, अंकल एंड नीस, ब्रदर एंड सिस्टर, इनके बीच में मैरिजेज नहीं हो सकती। क्योंकि ये मैरिजेज हो सकती है नहीं हो सकती, इस पर और हम सेक्शन 5 में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये लोग विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है। भाई बहन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं, अंकल एंड नीस, आंट एंड नेफ्यू प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। ब्रदर, चिल्ड्रन ऑफ टू ब्रदर्स, दो भाइयों की संतान प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएगी, दो बहनों की संतान प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएगी। और जहां तक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम बार बार रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो देखिए इस रिलेशनशिप में, ऐसे संबंधों में कौन कौन शामिल है, इसे भी हमारे एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है। तो कौन कौन शामिल है? जितने भी फुल ब्लड रिलेटिव हैं, जितने भी हाफ ब्लड रिलेटिव हैं, जितने भी यूटेराइन ब्लड रिलेटिव हैं, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव एंड रिलेशनशिप थ्रू एडॉप्शन, ये सभी लोग रिलेशनशिप के पर्पस से रिलेटिव्स में इंक्लूड माने जाएंगे। फुल, हाफ ब्लड, यूटेरन ब्लड रिलेशनशिप, लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट रिलेटिवशिप, ब्लड रिलेशनशिप एंड एडॉप्टिव रिलेशनशिप। तो इस पर्पस से हमारा जो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। एंड सेक्शन 4 जो ओवरराइडिंग इफेक्ट, ये कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक छोटी सी बात ये कह रहा है कि इस एक्ट के लागू होने से पहले जितने भी जो कस्टमरी लॉ था या जो अलग रूल्स थे हिंदू मैरिज से रिलेटेड या हिंदू लॉ से रिलेटेड, वो अब सारे के सारे सीज हो जाएंगे। यानी कि वो टॉपिक, वो प्रोविजन यदि हिंदू मैरिज एक्ट में है, तो उससे पहले के जितने भी जो कस्टमरी लॉ है या कोई रूल्स हैं, वो सभी सीज हो जाएंगे। और ऐसे कोई भी कस्टमरी लॉ जो हिंदू मैरिज एक्ट से इनकंसिस्ट है, असंगत है, ऐसे रूल भी, ऐसे कस्टम्स भी सभी की सभी सीज हो जाएंगी। तो दोस्तों, हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट सेक्शन 1 to 4 को डिटेल डिस्कस किया है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। नमस्कार, जय हिंद।